कहीं कुछ भी डिस्टर्ब होगा ना, प्रेशर होगा, फिर सब समझ में आ रहा है और एक नुकसान हो जाएगा। मैं बता, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा ये वीडियो आप जो देख रहे थे, इस वीडियो में जो आवाज़ है वो डीआईजी कमलोचन कश्यप की है, जो लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नहीं तो कोई भी गलती होगी तो हमें और नुकसान होगा। ये किन्हें सतर्क कर रहे हैं? ये सतर्क कर रहे हैं उन पत्रकारों को, उन लोगों को जो इस जली हुई पुकलेन के पास जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीर पहुंचाने की जल्दी होती है पत्रकारों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी तस्वीर पहुंचाई जाए। ये सब हुआ कोंटा में, जहां पर नक्सली एम्बुश लगाए हुए थे और उस एम्बुश में एएसपी आकाश राव फंस गए और शहीद हो गए। आज रायपुर में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आकाश राव तो चले गए, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गए। सवाल ये है कि कोंटा जैसे कस्बे से 2 किलोमीटर के अंदर ही नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया, और पुलिस जो कि इतनी सतर्क है उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए बस्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय ठाकुर। संजय भैया, सबसे पहले आप ये बताइए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जवानों से? देखिए, पहले सौरभ, आपने जिस वीडियो का जिक्र किया उस वीडियो के बारे में बता दूं कि जो चिंता डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जताई थी कि यहाँ और भी माइंस हो सकती है, यहाँ और भी प्रेशर आईडी हो सकती है, वो चिंता कुछ देर बाद सही साबित हुई। जैसे ही यहाँ बीडीएस की टीम पहुँची, उसने सघन जाँच की, तो इस पोकलेन के बिल्कुल पीछे चंद कदमों की दूरी पर ही एक और ऐसा ही प्रेशर आईडी बरामद हुई। यानी नक्सलियों ने यहाँ 2 प्रेशर आईडी लगाई थी। एक प्रेशर आईडी की चपेट में आए आकाश राव जी और वो शहीद हो गए। दूसरी प्रेशर आईडी की चपेट में कोई भी आ सकता था। वो कोई जवान हो सकता था, वो कोई पत्रकार हो सकता था, या फिर वो कोई मज़दूर हो सकता था जो इस पोकलेन को ठीक करने आता। तो पहले बात ये कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से एक और बात साफ़ होती है कि बस्तर में पत्रकारिता करते हुए, क्योंकि एक जल्दबाजी तो होती है कि दर्शकों तक पहले तस्वीरें पहुंचाना है, तो इस दौड़ भाग में कि खतरा ये भी होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं कि आपने पूछा चूक कहाँ हुई। तो समझिए, नक्सली क्योंकि लगातार बीते कई महीनों से बैकफुट पर थे और नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए, जिसमें नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर मारे गए। बसव राजू मारा गया, सुधाकर मारा गया, भास्कर मारा गया। ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि नक्सली अब किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने की स्थिति में नहीं है। और देखिए, नक्सली जो गुर्रिला लड़ाई लड़ते हैं उसका सिद्धांत ही यही है, उसमें यही सिखाया गया है उन्हें कि आप इंतज़ार करिए। उसमें कहा क्या जाता है, उसमें कहा जाता है कि अगर दुश्मन बहुत ताकतवर है तो आप इंतज़ार करिए, आप 2 कदम पीछे हट जाइए, और जब दुश्मन रिलैक्स हो जाए तो आप फिर उस पर हमला करिए। यहाँ दुश्मन का मतलब क्या है? यहाँ दुश्मन का मतलब सरकार और फोर्स से है। तो उन्होंने ऐसी वक्त इंतज़ार किया। आप एक बार ये डेट देखिए, नक्सलियों ने पहला धमाका कब किया था इस साल का? इस साल पहला धमाका कुटरू के पास नक्सलियों ने किया था 6 जनवरी को। 6 जनवरी के बाद नक्सलियों ने पूरे 5 महीने इंतज़ार किया, और अब 9 जून को कोंटा में नक्सलियों ने एक और धमाका किया। पहला धमाके में 8 जवान शहीद हुए थे, इस धमाके में एडिशनल एसपी सुकमा शहीद हुए। संजय भैया, कल से एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि पहले खबर आई कि जो आकाश राव जी हैं उनका पैर प्रेशर आईडी में आया, फिर ये हुआ कि नहीं कमांड आईडी थी। इसे एक बार क्लियर करिए कि प्रेशर आईडी थी या कमांड आईडी था, और दूसरी बात ये कि नक्सलियों के निशाने पे कौन थे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस सवाल को लेकर कल जब मैं वहाँ पहुँचा था और वहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद थे, सभी इस सवाल को लेकर चिंता में थे कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ ये कमांड आईडी से हुआ या प्रेशर आईडी से हुआ। पहले मैं इन दोनों में अंतर बता देता हूँ। प्रेशर आईडी यानी कि प्रेशर माइंस, जिसमें अगर आपका पैर उसके ऊपर चले जाए या उसमें किसी भी तरह की हलचल हो तो धमाका होगा। इसके लिए किसी भी तरह की कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इसे नक्सली लाकर छोड़ देते हैं, उसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं और ये आईडी लंबे वक्त काम करती है। कभी भी आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद भी अगर इसके ऊपर कोई पैर रखेगा तो उसमें धमाका होगा। दूसरी ओर कमांड आईडी, जैसा कि इसके नाम से समझ आता है कि इसमें धमाके के लिए आपको कमांड देना होगा, यानी इसे ट्रिगर करना होगा। इसके लिए नक्सली बारूदी सुरंग से एक लंबा तार खींचकर ले जाते हैं और काफ़ी दूरी पर जाके छुपकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही उनका शिकार उसके करीब आता है, नक्सली यहाँ कमांड देते हैं और धमाका होता है। नक्सलियों ने इसे इतना उन्नत बनाया है कि नक्सलियों ने अब रिमोट कमांड आईडी बना ली है। यानी कि नक्सली काफ़ी दूरी से बैठ करके सिर्फ एक रिमोट दबाकर, अब तार की जरूरत नहीं होने, एक रिमोट दबाकर भी ये धमाका कर सकते हैं। तो ये कमांड आईडी और प्रेशर आईडी में अंतर होता है। ऐसे में अब ये सवाल क्यों उठा, अगर
नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगाई है। तो ऐसे में नक्सली उस आईडी को लगाकर, जैसे ये माना जा रहा है कि नक्सलियों ने 8 जून की रात नक्सली वहाँ पहुँचते हैं, पोकलेन में आग लगाते हैं, इसके बाद वहाँ ये प्रेशर आईडी लगा देते हैं। ऐसे में नक्सली इस प्रेशर आईडी को लगाकर वहाँ से निकल गए। यदि वो कमांड आईडी लगाते तो उन्हें वहाँ रुकना पड़ता, भले ही कुछ वो दूरी पर होते, 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन उन्हें उस जगह पर रुकना पड़ता और जब वहाँ जवान पहुँचते तो वो इसके ब्लास्ट करते। जब पूरी जांच हुई, पुलिस के मेरे अधिकारियों से बात हुई, तो उसमें ये पाया गया कि नक्सलियों ने यहाँ प्रेशर आईडी ही लगाई थी। नक्सलियों ने पोकलेन के ठीक सामने और ठीक पीछे 2 प्रेशर आईडी लगाई थी। अब देखिए, जब पोकलेन में आपने आग लगाई तो जब वहाँ कोई जाँच करने पहुँचेगा तो जाँच का मुख्य केंद्र क्या होगा? जांच का मुख्य केंद्र होगा वो पोकलेन, यानी कि आपको उसके करीब जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कितना खतरनाक थी समझिए। आमतौर पे क्या होता है, मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी में आग लग जाए तो सबसे पहले वहाँ कौन जाता है? गाड़ी का मालिक। यानी कि अगर पोकलेन का मालिक वहाँ पहुँच जाता और पोकलेन मालिक इस चिंता में जाता कि मेरी 50 लाख या 1 करोड़ जो जितने की ये गाड़ी आती होगी उसमें आग लगा दी, तो सोचिए इसका शिकार वो होता। या वो अगर अपने ड्राइवर को वहाँ भेजता कि जाके देख के आओ कि वो गाड़ी 2 दिन से ख़राब थी, उसमें आग लगा दी, कितना नुकसान हुआ है, तो वो ड्राइवर इसका शिकार होता। या अगर वो चाहता कि इस गाड़ी को जो है ठीक करने किसी को भेजा जाए, तो हो सकता है वो मजदूर इसका शिकार होता। यानी नक्सलियों का ये जो प्लान था ये इतना खतरनाक था कि उन्होंने तो 2 बम लगा के छोड़ दिए। अब इसमें जो भी इसका शिकार बन जाए, बदकिस्मती ये थी कि इसके शिकार कौन बने? एडिशनल एसपी आकाश राव जी, क्योंकि जब वो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे तो वो सबसे आगे चल रहे थे। पहले उन्होंने, क्योंकि वो तस्वीर जो दर्शक अभी फ़िलहाल देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि वो खदान है गिट्टी की, तो वहाँ ब्लास्टिंग की जाती है और बोल्डर निकाला जाता है। ये ब्लास्टिंग की जाती है ठेकेदार के द्वारा, जिसमें वो लगातार, क्योंकि वहाँ वायर्स बिछे हुए थे, क्योंकि वो ब्लास्टिंग के लिए ठेकेदार उपयोग करता था, तो वायर देख के एक बार ये शक हुआ कि क्या ये कमांड आईडी है, ये वायर यहाँ बिछा हुआ है, लेकिन ये बाद में साफ हुआ कि नहीं, ये जो ठेकेदार ब्लास्टिंग करता है ये उसकी आईडी है। अब वहाँ हो ये रहा था कि इस बड़े क्षेत्र को जब पहले निरीक्षण किया गया, इसके बाद जो मैंने कहा कि मुख्य जांच का हिस्सा क्या था, वो पोकलेन जिसमें आग लगाई गई। यही वजह है कि आकाश राव जी आगे बढ़े। जो उनके साथी थे उन्होंने बताया कि आकाश राव जी इस बीच लगातार अपने साथियों से कहते आ रहे थे कि संभल कर चलना, हो सकता है नक्सलियों ने यहाँ माइंस बिछा कर रखी हो। यही वजह है कि जैसे ही वो आगे बढ़े, जैसे ही वो पहुँचे पोकलेन के पास, वहाँ पर एक धमाका होता है, उनका पैर पड़ता है उस प्रेशर आईडी पर जो नक्सलियों ने वहाँ बिछा कर रखी थी। बहुत तेज़ धमाका होता है। उनके साथ, उनके बगल में जो एसडीओपी और टीआई थे वो भी घायल हो जाते हैं, और जो बाकी जवान उनके साथ थे वो किसी तरह उनको बोलेरो में बैठाकर वापस ले जाते हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्योंकि बहुत ही करीब धमाका हुआ था कोंटा से काफ़ी लोग आते हैं, पत्रकार पहुंचते हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, डीआईजी कमलोचन कश्यप पहुंचते हैं, सुकमा के एसपी पहुंचते हैं, और वहां जांच शुरू होती है। इस बीच ही देखिए, वो जो वीडियो आपने दिखाया वो उस बीच का ही वीडियो है। शुरुआत का लगभग वो 10:30-11 बजे का वीडियो है, जब सारे लोग उसी पोकलेन के आसपास घूम रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि उससे चंद कदमों की दूरी पर ही एक और मौत का इतना ही बड़ा सामान रखा हुआ है, इतना ही बड़ा धमाका एक बार और हो सकता है। इसके बाद जब बीडीएस की टीम ने सघन जांच की तो वो भी चौंक गए, क्योंकि उसके ठीक बगल में एक और नक्सलियों ने प्रेशर बम लगाकर रखा हुआ था, जिसके धमाके की विजुअल भी दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे। सौरभ। संजय भैया, सवाल बहुत बड़ा उठता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी नक्सली ऐसा कोई एम्बुश लगाते हैं तो वहां तक जब दोबारा पार्टी जाती है, जवान पहुंचते हैं, उसके पहले एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ऑफिसर वहां पर गए विदाउट किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए, ये चूक कैसे हो गई संजय भैया? देखिए, इसे एसओपी कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो आमतौर पर ऐसे जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं जहां फोर्सेस काम करती है तो वो इस एसओपी को फॉलो करती है। ये हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कश्मीर में यदि कोई जवान काम कर रहा है तो वहाँ पे एसओपी अलग होगी। वो जवान अगर बस्तर में काम कर रहा है तो यहाँ एसओपी बदल जाती है। ऐसे में इस एसओपी के तहत सबसे मुख्य तौर पर इसी बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार इसी तरह की बारूदी सुरंग है। ऐसे में सौरभ, इस बात का लगातार ध्यान रखा जाता है कि क्या नक्सलियों ने किसी इलाके में अगर उनकी मौजूदगी है तो उन्होंने यहाँ बारूदी सुरंग बिछा कर रखी है। तो इस बात को आप कह सकते हैं, इस बात को लगातार वहाँ पुलिस के अधिकारी भी कह रहे थे कि हाँ, एक चूक तो हो गई। हो सकता है कि अगर यहाँ पहले बीडीएस की टीम को भेजा जाता, डॉग स्क्वाड की टीम को भेजा जाता, तो वहाँ इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन अब ये घटना तो हो चुकी है। हमारे एक बहुत ही
अच्छे जाबाज अधिकारी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि उस एसओपी को फॉलो करने में, उस एसओपी का पालन करने में चूक हुई। इसका एक और कारण है सौरभ, क्योंकि ये कोंटा से इतना करीबी मामला था। कोंटा जिसके अगल बगल में अब बहुत सारे कैंप खुल चुके हैं, लगातार वहाँ कैंप स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में कोंटा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर फंदीगुड़ा कैंप के बगल में ऐसी किसी को उम्मीद ही नहीं थी, जहां हर दिन मजदूर जा रहे हैं, जहां हर दिन काम हो रहा है, वहां नक्सली इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि अबूझमाड़ के अंदर, गुंडेकोट के अंदर जाकर बसवराजू को मारा जा रहा है, नेशनल पार्क इलाके में जाकर सुधाकर को मारा जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अब फोर्स नक्सलियों के पीछे है, यानी नक्सली भाग रहे हैं। नक्सली पलटवार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा कि नक्सली भी इसी बात का इंतजार करते हैं। उन्हें सिखाया ही यही गया है गुरिल्ला वॉर नीति में कि जब दुश्मन ताकतवर हो तो आप पीछे हट जाइए। नक्सली पीछे हटे, जैसे ही आप फोर्स थोड़ी रिलैक्स हुई तो देखिए उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो ये चूक तो हुई है। अब जी आप बता रहे हैं कि गुंडेकोट या फिर अबूझमाड़ जैसे जगह में जाकर जवान सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये दिया तले अंधेरा होने वाली बात हो गई, क्योंकि आज से नहीं, जवानों को ये बहुत पहले से पता है कि नक्सली जो हैं एम्बुश लगाते हैं, समय का इंतजार करते हैं। और आज से पहले भी देखा गया है कि जब जब जवान या फिर पुलिस जो फोर्स है वो थोड़ा सा भी कैजुअल होती है, रिलैक्स होती है, तो नक्सली पलटवार करते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे अरनपुर की घटना देख लीजिए, वहां पर भी चूक हुई। आज ये माना जा रहा है कि हाँ थोड़ी सी चूक हुई। तो ये जो चूक हो रही है, इससे कब एक सीख लिया जाएगा और कब ऐसे चूक से बचा जाएगा संजय भैया? देखिए इसमें दोनों तरह की बातें हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा, देखिए पुलिस एक ऐसी यूनिट है यहाँ पर जो नक्सलियों से सीधे तौर पे लड़ाई लड़ रही है। पुलिस या जितनी भी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, ऐसे में पुलिस को इस बात का बिल्कुल भान होता है, और ख़ास तौर पे एडिशनल एसपी जैसे बड़े अधिकारी जो वहाँ पे नक्सल ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में पता है। क्योंकि वो जब इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो अपने जवानों को भी वो यही बताते हैं कि आप एसओपी फॉलो करिए, आप ध्यान रखिए, नक्सली हो सकता है घात लगा कर बैठे हो। ऐसे में ये बात कहना कि हाँ चूक हुई है, ये बात तो सही है कि चूक हुई है। इस बात को पुलिस के अधिकारी भी दबे जवान में स्वीकार कर रहे हैं कि चूक हो गई, गलती हो गई। बड़े नाराज़ भी नज़र आए, जो उनके बहुत करीबी थे, जो उनके साथ काम कर रहे थे। वो जैसे होता है ना, एक दोस्त जैसे मैं आपको डांट सकता हूँ कि यार सौरभ ये गलती कर दी तुमने ना, तो वो बड़े नाराज़ नज़र आए। वो अरे यार आकाश कैसे कर दिया यार, ये मतलब वो उनका इस तरह का भाव था। इतना तेज अधिकारी जिसने गैलेंट्री अवार्ड जीता, जो इतना नक्सल ऑपरेशन को समझता था, कैसे चूक हो गई। लेकिन यहाँ ये समझिए कि नक्सलियों की ताकत भी यही है। नक्सलियों की बारूदी सुरंग जो है, नक्सलियों ने इसे लगातार मॉडिफाइड किया है। इसका नाम क्या होता है समझिए, नक्सली इसे प्रेशर IED कहते हैं, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी ऐसा एक्सप्लोजिव जिसे नक्सलियों ने इम्प्रोवाइज किया है, यानी इसमें बदलाव किया है। नक्सलियों ने इसे बदलाव करके इतना अधिक उन्नत कर दिया है। देखिए क्या होता है, आपके पास प्रारंभिक तौर पे जांच करने के लिए क्या साधन है, आपके पास होता है मेटल डिटेक्टर, जिसमें अगर ज़मीन के नीचे 3 से 4 फीट तक कोई मेटल होगा तो वो आप डिटेक्ट कर पाएंगे। उसमें एक बीप की आवाज़ होगी, आपको पता चल जाएगा ज़मीन के नीचे मेटल है। नक्सलियों ने क्या किया, नक्सलियों ने बनाए बियर बम। बियर की बॉटल होती है, दारू की बॉटल होती है, उसमें नक्सलियों ने बारूद डाल दिया। आपने देखा होगा बीच में बहुत तस्वीरें आई, नक्सलियों ने सीरियल बियर बम लगाए, इसे हम बॉटल बम बोलते हैं। नक्सलियों ने उस बॉटल बम का उपयोग किया, क्योंकि अब बॉटल तो मेटल है नहीं कि उस मेटल डिटेक्टर में समझ आए। तो नक्सली इस तरह से उसे इम्प्रोवाइज करते हैं। मुझे याद है नंबी के पास, नंबी जो जलप्रपात है जहाँ कर्रीगुट्टा का इनकाउंटर चल रहा था, वहाँ एक जो नीले कलर का ड्रम होता है जिसमें आमतौर पर लोग पानी भरते हैं, लगभग वो 50 लीटर या 100 लीटर का ड्रम था। उसमें नक्सलियों ने बारूद बिछाया था ज़मीन के नीचे। अब सोचिए नक्सलियों ने कितनी बड़ी मात्रा में बारूद बिछाया और क्या किया, उसको नीले उस प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया, जिससे जब फोर्स वहाँ पहुँचे, जब वहाँ जांच की जाए तो मेटल नज़र ना आए, मेटल वहाँ कुछ भी ना हो। तो ये नक्सलियों की रणनीति है, नक्सलियों ने इसे इतना उन्नत किया है। इसलिए ये चूक हो सकती है। यही नुकसान रहा है सबसे बड़ा आज तक का फोर्स का, कि ID ब्लास्ट में उन्होंने सबसे अधिक उनकी सहारतें हुई है, सबसे अधिक उन्हें नुकसान हुआ है। और लगातार पुलिस के अधिकारी इस बात को कहते आए हैं कि इससे निपटने के लिए हम हर दिन बेहतर अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, चूक तो हो जाती है। इस बार भी चूक हुई है, जिसमें एक बड़ा नुकसान फोर्स को हुआ है। संजय भैया, नक्सलियों की 2 सबसे प्रमुख ताकत है, एक है ID ब्लास्ट और दूसरा है एम्बुश लगाना। और अगर हम देखें तो वही चीज़ें फिर से लौट कर आई है जो नक्सलियों का बेसिक
आधार है, जैसा उनका काम करने का तरीका है कि पहले वो एम्बुश लगाते हैं और एम्बुश में फिर फंसाते हैं। और कल भी वही चीज़ देखने को मिली और इतने दिनों से देखा जा रहा था कि नक्सली लगातार बैकफुट में है, लेकिन अब नक्सलियों ने फिर से पलटवार किया है और ऐसा पलटवार किया है जिसमें राज्य के एक इतने बड़े अधिकारी जो है शहीद हो गए हैं। तो अब इसे कैसे देखा जाना चाहिए कि नक्सली अब वापस अपने बेसिक फॉर्म में फिर से वापस लौट गए और फिर से यही चीज़ें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल दिन भर चर्चा का यही विषय था कि जितने भी पत्रकार वहाँ बैठे थे, क्योंकि सारे अलग-अलग जगहों से पत्रकार आए थे, हम जब वहाँ बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ लगातार बीडीएस की टीम जो है वो डिमाइनिंग का काम कर रही थी। एक ये सवाल सबके मन में था कि जो नक्सली अब तक शांति वार्ता के लिए बहुत ही बेताब नज़र आ रहे थे, वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से शांति वार्ता हो जाए। वो बैक टू बैक लेटर लिख रहे थे। इस बीच वो किसी भी तरह की घटना को अंजाम भी नहीं दे रहे थे। अचानक नक्सलियों ने भैरमगढ़ में पहले ट्रक में आग लगाई, पुअर्ती में हत्या कर दी, इसके बाद फिर यहाँ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे में अब जो नक्सलियों का लेटर आ रहा है, आएगा, क्योंकि नक्सली हर घटना के बाद अपना एक पत्र तो जारी करते हैं। ऐसे में इस पत्र को निर्णायक माना जा रहा है। इससे समझ आएगा कि अब नक्सली क्या चाह रहे हैं। मैंने कल जो जिक्र किया था विकल्प के उस लेटर का, जो बसवराजू की मौत के बाद उसने जारी किया, उसमें उसने लिखा था कि हम 2.5 महीने तक हथियारों को हमने हाथ नहीं लगाया, हम जवानों पर हमला नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद जवानों ने हमारे सबसे बड़े नेता का इनकाउंटर कर दिया। ऐसे में ये माना जा रहा था कि हो सकता है नक्सली वापस जो है आक्रामक हों और नक्सली जो है इस तरह के हमले करें। लेकिन ये नक्सलियों की बौखलाहट क्यों है सौरभ, ये समझिए। नक्सलियों ने इस बार क्या किया? हालांकि नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जब भी हमने देखा है, पिछले 15 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने जब भी देखा है कि नक्सली वापसी जो करते हैं, यानी कि इस तरह की घटना को अंजाम जो देते हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा हथियार जो है वो इस तरह के धमाके ही होते हैं। इस बार भी नक्सलियों ने एक धमाका किया जिसकी गूंज ना सिर्फ रायपुर तक पहुंची बल्कि दिल्ली तक भी पहुंची है, जिसके बाद नक्सलियों ने अपने आप को फिर से यहाँ स्थापित करा है। नक्सलियों ने बताया है कि हम फिलहाल इस इलाके से ख़त्म नहीं हुए हैं। दूसरी ओर अब ये तय होगा नक्सली जो लेटर जारी करेंगे कि क्या नक्सली फिर से लड़ने के मोड पे हैं, क्योंकि जवान लगातार ये कहते आए हैं कि नक्सली अब आमने सामने की लड़ाई की स्थिति में नहीं रहे। नक्सलियों का हथियारबंद कैडर लगातार मारा गया है। ऐसा पहली बार है पिछले 17 महीनों में कि नक्सलियों के AK-47, इंसास, LMG जैसे बड़े हथियार जवानों ने इतनी बड़ी संख्या में जब्त किए हैं, बरामद किए हैं। ऐसे में नक्सलियों की जो लड़ने वाली ताकत है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो ये बात तो तय है कि नक्सली एम्बुश लगाकर जवानों पर बड़े हमले नहीं करेंगे सीधे, लेकिन ये जो नक्सलियों का हथियार है IED, इसका नक्सली हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे। और हमने देखा है कि नक्सलियों ने कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर भी यही किया था। कर्रे गुट्टा में भी नक्सलियों ने 450-500 की संख्या में IEDs लगाई थी। वहाँ जवानों ने जब इस IEDs को डिटेक्ट किया तो 18 जवान अलग अलग घटनाओं में घायल हुए थे। ऐसे में ये नक्सलियों के सबसे खतरनाक हथियार है और सिर्फ नक्सलियों का ये हथियार जवानों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी उतना ही खतरनाक है। कल हम भी जब वहाँ पहुँचे तो लगातार सुकमा से इस बात को दोहरा रहे थे कि हम यहाँ 6 घंटे से डिमाइनिंग कर रहे हैं, फिर भी आप लोग संभल कर चलिए, सिर्फ वहीं चलिए जहाँ आपको नज़र आए कि हमारा जवान आपके आगे जा रहा है। सोचिए पुलिस की चिंता देखिए, क्या बोल रही है पुलिस, वहाँ चलिए जहाँ हमारा जवान आगे जा रहा है, यानी अगर कुछ हो तो मेरे जवान को हो, आपको कुछ ना हो। ये हमारी पुलिस है। और जब उन पे इस तरह के हमले होते हैं तो ठीक है, देखिए एक पत्रकार की तरह भी तो एक इमोशन होता है ना, तो वो भी जुड़ जाता है। मेरी इनकी बात सोचिए कितनी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जोर दे के कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं वो? वहीं चलिए जहाँ हमारे जवान जा रहे हैं, उनके पीछे चलिए। अगर आगे कुछ होगा तो मेरा जवान उसको झेलेगा, मेरा जवान घायल होगा या मेरा जवान शहीद होगा, आप लोग को चोट नहीं लगेगी। ये हमारे जवान हैं, ये जवान हमारे जो बस्तर की जनता के लिए, बस्तर में जितने नेता हैं उनके लिए, बस्तर के जो पत्रकार हैं या बस्तर में जितने भी लोग हैं, सभी के लिए अपनी जान हर दिन दांव पे लगाते हैं, हर दिन अपनी जान न्यौछावर करते हैं। एक बात और मैं याद दिला दूं, आज 10 जून है, आज नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है। मैं जब सुकमा कोंटा से लौट रहा था उस वक्त रात हो गई थी, लगभग 12 बज रहे थे, और क्योंकि नक्सलियों का बंद शुरू होने वाला था और नक्सली उसी रात में घटना को अंजाम देते, इसलिए जानते मैंने क्या देखा सौरभ? मैंने देखा कि कोंटा से जगदलपुर तक 200 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच जो घने जंगल पड़ते हैं, जहां नक्सलियों ने कई बार बड़े हमलों को अंजाम दिया, वहां कम से कम 5000 जवान तैनात होंगे। जवान रात के घुप अंधेरे में, रात को 12 बजे मैं लौट रहा हूं
तो मैं अपने आप को सुरक्षित इसलिए महसूस कर पा रहा था क्योंकि जवान थे। जवान लगातार हर 100 मीटर की दूरी पे जवान जो है वो जंगलों में बैठे हुए थे। सोचिए घुप अंधेरा है और प्रोटोकॉल क्या कहता है, जो हम ये एसओपी की बात कर रहे थे, एसओपी ये कहती है कि आप टॉर्च भी नहीं जला सकते, क्योंकि अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो हो सकता है नक्सली जंगल में छुपे हो, आपकी लोकेशन आउट हो जाएगी और आप उनकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। तो सोचिए उस जंगल में, क्योंकि आप तो सुकमा से ही आते हैं, आपके सुकमा में कितने जहरीले सांप हैं, कितने जहरीले सांप से जो है लोग काटने से मारे जाते हैं। उन सांपों के बीच, उन जहरीले कीड़ों के बीच जवान जो है अंधेरे में बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि आज 10 जून है, 10 जून को नक्सली किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल संजय भैया, आपने बताया कि जवान जो हैं कैसे बस्तर में इतने समस्याओं से जूझते हुए भी नागरिकों के लिए जी रहे हैं, नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए जी रहे हैं। संजय भैया, लास्ट सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब नक्सलियों का गुरिल्ला पद्धति देखा गया, गुरिल्ला लड़ाई देखी गई, तो उसके लिए सरकार ने डीआरजी बनाई और उसका जवाब डीआरजी के द्वारा दिया। लेकिन अब जब ये आईडी, जिसे बस्तर में जगह जगह पर लगाया गया है, कर्रे गुट्टा का आपने जिक्र किया, उसमें 450 से ज़्यादा आईडी वहाँ पर बरामद हुए, तो ऐसे अब कैसे लड़ा जाएगा? क्योंकि आईडी कैसे डिटेक्ट होगा? अब आपने बताया कि इम्प्रोवाइज्ड किया गया है, उससे लगातार उसका स्वरूप बदला जा रहा है, तो ऐसे में जगह जगह पे आईडी हो सकता है। और अब आगे जवानों का क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या प्लानिंग होगी और अब की लड़ाई कैसी होगी, इसका जवाब दीजिए संजय भैया। देखिए, बस्तर में डिमाइनिंग का काम फ़िलहाल जो चल रहा है उतने बड़े स्तर पे कभी और नहीं चला। बहुत बड़े स्तर पे डिमाइनिंग का काम लगातार जारी है बस्तर में। मैंने कुछ दिनों पहले जब कुटरू में ये ब्लास्ट हुआ, इसके बाद मैंने वहाँ एक स्टोरी की थी कि जवानों ने डिमाइनिंग का नया तरीका खोजा है, जिसमें जवान क्या करते हैं, जवान जो जुताई की ट्रैक्टर होते हैं ना, जिससे जुताई की जाती खेतों की, उससे वो सड़कों के बगल में लगभग आधा फीट गहरा गड्ढा खोदते हुए चलते हैं। ऐसे में अगर नक्सलियों ने सड़क के नीचे कोई बारूदी सुरंग बिछाई हो तो उससे जुड़ा जो तार होगा वो या तो कट जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा। तो जवान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आईडी को लेकर चिंतित है। पुलिस के अधिकारियों की चिंता भी यही है कि नक्सलियों की हथियार से कैसे बचा जाए। नई नई तकनीक आजमाई जाती है। जो नक्सली सरेंडर करते हैं उनके माध्यम से जानकारी मिलती है कि नक्सलियों ने कहाँ कहाँ आईडी लगाई है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मुझे याद है शायद 2015 या 16 की बात है, एक नक्सली ने सरेंडर किया। उसने बताया कि नेशनल हाईवे पे जो दंतेवाड़ा को जोड़ता है, वहाँ नक्सलियों ने लगभग 6 साल पहले आईडी लगाई थी और वो आईडी लगभग 40 से 45 किलो की थी। जब उस नक्सली ने सरेंडर किया और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, जब उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि देखिए सड़क यहाँ आप खोदेंगे तो यहाँ नीचे आपको बारूदी सुरंग मिलेगी, जब वहाँ पुलिस ने उस जगह को खोदा, सड़क को खोदा, नेशनल हाईवे को खोदा, तो उन्हें वहाँ से लगभग 40-45 किलो का बारूदी सुरंग मिला। सोचिए आप कि नक्सली कितनी लंबी तैयारी करके भेजे हैं। एक शब्द कहा जाता है, एक वर्ड यहाँ के लिए कहा जाता है कि नक्सलियों ने बस्तर की ज़मीन के नीचे बारूद बिछा दिया है। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतने धमाके बस्तर ने झेले हैं, इतने लोग की शहादतें हुई हैं और अभी भी बस्तर में ज़मीन के नीचे इतने बारूद हैं कि वाकई यहाँ कितनी घटनाएं हुई हमने देखा। 2 साल की बच्ची मारी जा रही है, 6 साल की बच्ची मारी जा रही है, कभी कोई मवेशी मारा जा रहा है, कोई भी आईडी के प्रेशर आईडी की चपेट में आ रहा है। वो प्रेशर आईडी के ऊपर जब आपका पैर रखा जाएगा तो ये नहीं देखेगा कि आप जवान हैं, आप पत्रकार हैं, आप किसान हैं या आप कोई जानवर हैं। उसका जो काम है वो करेगा और आपकी जान जाएगी। तो नक्सलियों का वाकई एक खतरनाक हथियार है। जवान चौकस हैं, जवान इस बारे में लगातार कोशिश करते हैं कि आईडी से बचते हुए बड़े ऑपरेशन चलाए जाएं और जैसे जैसे डिमाइनिंग काम आगे चल रहा है, नए नए खुलासे होते हैं, नक्सलियों के नए नए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव जो है वो जवानों को मिलते हैं और उसके आधार पे फिर से रणनीति में बदलाव किया जाता है। सौरभ। बिल्कुल संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे गतिविधियों को समझाया, कैसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाए जा रहे हैं इसके बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे बस्तर को बारूद से ढक दिया गया है, जिसकी डीमाइनिंग लगातार जारी है और आगे जवानों का कैसा कदम होगा और ऑपरेशन कैसे चलाए जाएंगे। इन सारे जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि आपको ये सारी बातचीत कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके बताइए और ये भी बताइएगा कि आगे आप नक्सलवाद को लेकर और क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।